नाम क्या है? चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। चेंजिंग ट्रेंड्स यानी जो ट्रेंड है वो बदल रहे हैं। अब वो कौन सा ट्रेंड है जो बदल रहा है? तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन। एंड फिजिकल एजुकेशन किससे रिलेटेड है? फिजिकल एक्टिविटीज से, स्पोर्ट्स से। तो पहले जो लोग थे वो फिजिकल एक्टिविटीज को, स्पोर्ट्स को एज अ फन एक्टिविटी देखते थे, एज अ लीजर एक्टिविटी देखते थे। लेकिन अब ये जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। अब लोग फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। वो मानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ फिजिकली फिट होने के लिए लेकिन सोशली फिट होने के लिए, इमोशनली फिट होने के लिए। तो ये जो ट्रेंड है अब बदल रहा है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन को, फिजिकल एक्टिविटीज़ को अब हम एज अ फन एक्टिविटी, लीजर एक्टिविटी की तरह नहीं देखते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम ऐसा देखते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। नेक्स्ट इज करियर इन फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे करियर्स हैं। इट इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर कोचेस या फिर ट्रेनर, लेकिन इसमें एक वाइड वेराइटी है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, soft skills required for career in physical education, competitions in various sports at national and international level, and इस पूरे ही चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो दोस्तों, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? अब जब भी हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में सुनते हैं तो हमको फिजिकल एक्टिविटीज़ याद आती है, एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ करके हमें याद आता है कि हम फिजिकली फिट हो सकते हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू बीइंग फिजिकली फिट, लेकिन फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट होते हैं। फिजिकल रेफर्स टू बॉडी मूवमेंट एंड एजुकेशन मीन्स नॉलेज, यानी ऐसा नॉलेज जिसको हम फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू लर्न करते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स सेबुचो, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन process, aims at development of person physically, mentally, emotionally and socially through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize these outcomes. जब हम एक स्पोर्ट खेलते हैं तो हम फिजिकली तो फिट होते ही हैं, लेकिन हमको ये भी लर्न करने को मिलता है कि हमको अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करना है, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, एंड मेंटल फैक्टर्स, यानी हम मेंटली भी फिट हो जाते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल फिटनेस, बट इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस प्लस इमोशनल फिटनेस प्लस मेंटल फिटनेस प्लस सोशल फिटनेस। तो इसका एम यही है कि हमको हर तरीके से फिट होना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। फिजिकल एजुकेशन एम्स एट होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड स्किल्ड लीडरशिप। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आप फिजिकली तो फिट हो ही रहे हैं, लेकिन जब आप एक ग्रुप में खेलते हैं तो आपको पता है कि सोसाइटी के साथ या एक ग्रुप में किस तरीके से काम करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है। अगर हम हार रहे हैं तो हमारे इमोशंस पर हमको काबू रखना है। तो इस तरीके से जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमको हर लेवल पे डेवलप होने में मदद करता है। सो व्हाट आर द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू फन एक्टिविटीज, बट इट ऑल्सो फोकसेस ऑन फिटनेस, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, जो हमने अभी डिस्कस करा। तो व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड रिक्रिएशनल डेवलपमेंट। हम इसको अभी डीप में जानते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक फिटनेस? ऑर्गेनिक फिटनेस हमारी जो फिजिकल फिटनेस होती है वो, तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो हम क्या होते हैं? फिजिकली फिट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है किसकी? गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की। तो आप उनकी देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या कमाल की है, कितने साल उन्होंने मेहनत करी होगी इस फ्लेक्सिबिलिटी को पाने के लिए। तो जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हम कितने अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं तो दोनों ही लोग एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को जो ओवरकम कर पाता है वही जीतता है। तो स्ट्रेंथ होता है कितना पावर है हमारा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का। स्पीड मतलब हमारी रफ्तार कितनी है, हम कितनी तेज़ी से काम कर सकते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बॉडी कितनी लचीली है, कितनी फ्लेक्सिबल है। एंड एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टैमिना, हम कोई भी काम को कितनी देर तक कर सकते हैं। जैसे कोई रेस होती है जिसमें बहुत लंबा डिस्टेंस भागना है, तो हर कोई नहीं भाग पाता, जिसमें अच्छा एंड्योरेंस होता है, अच्छा स्टैमिना होता है, वही पूरी रेस को कंप्लीट कर पाता है। तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। तो ये सब मिलके फिटनेस को बनाता है। A healthy person may be physically unfit as he may be lacking in any component of physical fitness. अब एक पर्सन है जो हेल्दी है, तो वो दूर से तो हमको ऐसे लग सकता है कि ये तो फिजिकली फिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हेल्दी पर्सन भी फिजिकली अनफिट हो सकता है। हो सकता है उसका स्पीड और स्ट्रेंथ अच्छा हो, लेकिन उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस की कमी हो। तो ये चारों फैक्टर अच्छी तरीके से किसी भी पर्सन में होना चाहिए टू बी फिजिकली फिट। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि फिजिकल फिट होने के लिए कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत है। तो ये चारों ही कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर क्या होता है? हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ब्रेन मैसेजेस ले जाता है बॉडी की तरफ, एंड बॉडी के जो भी मैसेजेस है वो ब्रेन को आके देता है, तभी तो हम मूवमेंट्स कर पाते हैं कि बॉल को कैच करना है, बैठना है, खड़े होना है, ठीक है। तो ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारा करता है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो और भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि कैच आ रहा है तो प्लेयर को पता है कि किस डायरेक्शन में भागना है, कितना भागना है, कैसे बॉल को कैच करना है। तो ये कौन करता है? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम हमारा करता है। तो जितना हम फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होंगे उतना हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्किल्स डेवलप द एबिलिटी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज लाइक रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। ओके, नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल से हमको क्या याद आता है? सोसाइटी। यानी जब हम फिजिकल एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमको पता चलता है या हम लर्न करते हैं कि हमको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है। अब फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एक पर्सन बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप करता है, जैसे कॉन्फिडेंस, ओबीडियंस, टेम्परामेंट, सिंसियरिटी, सेक्रीफाइस, फ्रेंडलीनेस, एक दूसरे के से कैसा बिहेव करना है, कितना फ्रेंडली होना है, दूसरों के प्रति हमको लॉयल रहना है, ओबीडियंट रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे। तो ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट का पार्ट हैं, एंड फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम सोशल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? हैप्पी, सैड, एंग्री, ये सब होता है। इमोशंस जब तक हमारे बैलेंस्ड है तब तक अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप गेम हार रहे हो तो आप लड़ाई झगड़ा करने लगो, मारा पीटी करने लगो। हमारे इमोशंस बैलेंस्ड होना चाहिए। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आ जाता है। हम इमोशंस को बैलेंस भी कर सकते हैं। और दूसरे इमोशंस क्या है? जैसे एपिथी हो गई। एपिथी मतलब दूसरों के जो इमोशंस है, दूसरों की जो फीलिंग्स है, उनकी भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जब कोई टीम हार जाती है तो ऐसा नहीं कि वो गुस्सा मान के घर चले जाते हैं। जो जीतने वाली टीम है, हम देखते हैं कि प्लेयर्स उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, टीम स्पिरिट रखते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस बैलेंस करने का काम जो है वो फिजिकल एजुकेशन करता है। All right, an emotionally balanced individual reacts wisely when he is emotionally aroused. ऐसा नहीं है कि दुखी है तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए, खुश है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। यहाँ पे बैलेंस करने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल डेवलपमेंट। सो फिजिकल एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ लीजर एक्टिविटी, इज अ काइंड ऑफ फन एक्टिविटी। तो लीजर का काम भी जो फिजिकल एजुकेशन है वो करता है। जैसे कोई आदमी बहुत ऑफिस से थका हारा आता है, काम करके आता है बहुत टाइम तक, एंड फिर वो 1 घंटे का ब्रेक लेके कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है, जैसे टेनिस खेल लेता है, क्रिकेट खेल लेता है, तो उसका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो लाइफ का जो मोनोटोनस पार्ट है वो कट हो जाता है। मोनोटोनस मतलब रोजमर्रा में जो एक ही तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसको कट करके एक फ्रेशनेस लाता है। सो रिक्रिएशनल डेवलपमेंट भी उससे हमारा होता है। थ्रू पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी वन कैन मेंटेन लोअर बॉडी फैट परसेंटेजेस एंड हैव लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो
फन एक्टिविटी तो मिल ही रही है, मतलब लीजर भी हो रहा है, हमारा टाइम पास भी हो रहा है, हमको अच्छा भी लग रहा है, लाइफ की मोनोटोनी कट हो रही है, एंड साथ ही साथ हमारा फैट भी कम हो रहा है, फिजिकली फिट भी हो रहे हैं. सो इट इज़ एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल एंड इट रिफ्रेशेस वंस माइंड एंड बॉडी, रिड्यूसेस द मोनोटोनी एंड मेक्स अ पर्सन अलर्ट. Absence for these activities can lead to boredom, stress and tension. तो अगर ये एक्टिविटीज़ ना हो तो टेंशन और स्ट्रेस बढ़ सकता है. तो कभी भी जब मन अच्छा नहीं हो या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो हमको, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. सो एज आई सेड अर्लियर कि फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, बट इसमें एक वाइड वेराइटी होती है. जो स्पोर्ट्स आप देखते हो टीवी पे, स्टेडियम में जाके जो प्लेयर्स को आप देखते हो उनको भी तो किसी ने सिखाया है, तो वो क्या होता है, कोचिंग होती है. फिर आप जब जिम में जाके अपनी बॉडी को टोन करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपको कौन मिलते हैं, ट्रेनर्स मिलते हैं. जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, विराट कोहली की फ़ोटो किसी मैगजीन या पेपर में देखते हैं तो वो किसने क्लिक करी होती है, स्पोर्ट्स मीडिया के पर्सन ने. जब आप किसी मैच को देखने स्टेडियम जाते हो तो उसका मैनेजमेंट कौन करता है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन. जब किसी एथलीट को चोट लग जाती है तो उसको ठीक कौन करता है, हेल्थ एंड थेरेपी पर्सन. एंड जब न्यूज़पेपर में कोई ऐड आता है या टीवी में ऐड आता है कि सो एंड सो चैंपियनशिप होने वाली है, सो एंड सो कप खेला जाने वाला होता है, तो उसका काम कौन करता है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग. तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट आर द करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन. सो फर्स्ट एंड वेरी बेसिक इज टीचिंग. जो टीचर होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के, वो भी एक करियर है फिजिकल एजुकेशन में. नाउ फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू स्कूल्स, बट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेसिक है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है या फिजिकल एजुकेशन में करियर्स क्या होते हैं. लेकिन जब आप थोड़े हाई लेवल पे जाओगे तो आप बायोमैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे. बायोमैकेनिक्स में थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे दो वर्ड से मिलके बना है बायो और मैकेनिक्स. बायो इज आवर बॉडी, बायोलॉजी, एंड मैकेनिक्स इज मूवमेंट्स. जहाँ पे मूवमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ कोई ना कोई मोशन होता है, एंड जब हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है उसमें कोई ना कोई लॉ ऑफ मोशन लगा होता है. तो बायोमैकेनिक्स में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी मूव करती है एंड कौन सा मोशन उस पर काम कर रहा है. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. बायोमैकेनिक्स एक टॉपिक हो गया, तो उसके टीचर्स होते हैं. स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो चोट लग जाती है किसी को, चाहे वो कॉन्ट्यूशन हो, ऑपरेशन हो, लैसिरेशन हो, इंसिशन हो, यानी कि स्किन छिल गई है या स्किन पे खून का थक्का जमा है, स्किन सिर्फ नीली पड़ी है, स्किन किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कटी है या नॉर्मल ऑब्जेक्ट से कटी है. तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, किस तरीके की दवाई दी जाएगी, किस तरीके से आइस लगाई जाएगी या उसको रिहैब करा जाएगा या किसी एथलीट को हॉस्पिटलाइज करा जाएगा. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी किस तरीके से पर्सन को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर पढ़ाता है, इसका लेवल अलग अलग होता है. सो फिजिकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी टॉट टू एवरी इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ एज. सो फिजिकल एजुकेशन टीचर एज अ प्रोफेशन इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पे ट्रेन टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर होते हैं, कॉलेज लेवल पे टीचर होते हैं. तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है. नेक्स्ट इज कोचिंग. तो जैसे कि हमने बात करी कि जो भी स्पोर्ट आप देखते हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, रेसिंग होती है जो फॉर्मूला 1 एंड ऑल, तो वो जो आप देखते हो, जो भी प्लेयर्स खेलते हैं या जो भी एथलीट्स होते हैं, उनको किसी ना किसी ने तो सिखाया होता है. गुरु बिन ज्ञान कहाँ. ठीक है, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ है. जो भी कुछ हम कर रहे हैं किसी ना किसी ने हमको सिखाया है. तो कोचिंग एज अ प्रोफेशन भी हम फिजिकल एजुकेशन में ले सकते हैं. जैसे हमारी क्रिकेट टीम में सौरव गांगुली हैं एंड अब अनिल कुंबले का नाम सजेस्ट करा जा रहा है. तो कोचिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि कोचेस ने कहीं ना कहीं वो गेम खेला हुआ है, तभी उनको कोचेस भी रखा जाता है. यानी अगर आपने ड्राइविंग सीखी नहीं है तो आप ड्राइविंग कैसे सिखाओगे किसी और को. ठीक है, तो जैसे सौरव गांगुली हैं, वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा रह चुके हैं, तो वो एज ए कोच काम कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि गेम किस तरीके से खेला जाता है, क्या प्रेशर्स होते हैं, क्या बारीकियां होती हैं. तो कोचेस उनको रखा जाता है जिनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का. तो कोचिंग हम कर सकते हैं.
Coaching can be taken as profession in physical education in schools, colleges, university and various other institutions. The coaches can opt games as per their previous experience as player in that game. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोचेस जो हैं उस गेम को, जिस गेम को वो सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके प्लेयर रह चुके हैं. There are several games played in the world and every game requires specialized coaching. After doing diploma of coaching in a particular game, a person gets job as a coach in that game. तो आप डिप्लोमा करके भी उस गेम के कोच बन सकते हैं. नेक्स्ट इज फिटनेस एक्सपर्ट एज अ प्रोफेशन. तो आजकल तो काफ़ी डिमांड में हो चुका है कि सभी को फिट रहना है, हेल्दी दिखना है, अच्छा दिखना है. तो उसके लिए किन की ज़रूरत होती है? जिम ट्रेनर्स की, योगा ट्रेनर्स की, ठीक है, एरोबिक ट्रेनर्स की. तो वो कहाँ आ जाते हैं? फिटनेस एक्सपर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं एंड उसको भी एज अ प्रोफेशन हम ले सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मीडिया. अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वो टीवी में हो, मैगजीन में हो, न्यूज़पेपर में हो, उसका काम कौन करता है? स्पोर्ट्स मीडिया. तो स्पोर्ट्स मीडिया में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट यानी जो न्यूज़ हमें देते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में देते हो, चाहे वो टेलीविज़न में देते हो. जो हम एथलीट्स की फ़ोटो देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की फ़ोटो देखते हैं, वो कौन क्लिक करता है? स्पोर्ट्स फोटोग्राफर. मैच चलता है तो कमेंट्री कौन करता है? कमेंटेटर्स. और स्पोर्ट्स मैगजीन राइटर्स भी आप बन सकते हैं. तो एमसीक्यू इस तरीके से भी आ सकता है कि ये कौन सा काम है जो स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन नहीं करता है. तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन काम क्या करता है, आप कैसे बताओगे? तो आपको पता होना चाहिए वो एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं, एज ए फोटोग्राफर काम कर सकते हैं, एज ए राइटर भी काम कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कमेंटेटर्स. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन. स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता होगा? अब आप स्विमिंग करने किसी क्लब में जाते हो तो उस क्लब को भी तो कोई मैनेज कर रहा होगा. आप मैच देखने जाते हो स्टेडियम में तो स्टेडियम को भी तो कोई मैनेज कर रहा होगा. तो ये कौन करता है मैनेज? ये करते हैं मैनेजर्स. ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, नीड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इज फेल्ट एंड उनके मैनेजर्स फॉर कॉम्पिटिशन, फॉर स्पोर्ट्स क्लब, for various stadiums for their maintenance and functioning and managers for swimming clubs. तो जितने भी क्लब्स हो गए या स्टेडियम्स हो गए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पे सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन देखता है? हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स. नेक्स्ट है हमारा थेरेपिस्ट. तो जब भी हमारे एथलीट को चोट लग जाती है तो कौन मदद करता है? उनकी थेरेपिस्ट मदद करते हैं उनकी इंजर्ड बॉडी को रिहैबिलिटेट करने में और उनको नॉर्मल कंडीशन में लाने में. सो फिजियोथेरेपी इज इन ग्रेट डिमांड एज फॉर रिहैबिलिटेशन एज अ पर्सन नीड्स अ फिजियोथेरेपिस्ट हु वर्क्स टू रीगेन फॉर्म ऑफ फिटनेस और ड्यूरिंग इंजुरीज. वापस से फिट होने में या फिर इंजुरी से उभरने में कौन मदद करते हैं हमारे एथलीट्स को? हमारे थेरेपिस्ट. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मार्केटिंग. तो जब भी कोई कंपटीशन होने वाली होती है या मैच होने वाला होता है तो हमको कैसे पता चलता है? मार्केटिंग के थ्रू ये पता चलता है. या तो हमने ऐड टीवी में देखा हो या हमने ऐड किसी मैगजीन में देखा हो. तो ये किसका काम होता है? मार्केटिंग टीम का काम होता है कि कोई भी कंपटीशन हो रही हो या कोई भी मैच हो रहा हो, कोई भी कप खेला जा रहा हो, तो उसकी सूचना किसको दे? लोगों तक पहुंचाए. क्योंकि इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे कैसे कमाएंगे? जब तक लोग देखने नहीं आएंगे मैचेस को, टिकट नहीं खरीदेंगे, तो पैसे कैसे आएंगे? तो मार्केटिंग टीम का काम होता है कि कोई भी कंपटीशन जो हो रही है उनको इतना मार्केट करना, चाहे थ्रू टेलीविजन, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू सोशल मीडिया, ताकि जो लोग हैं उन तक उस इवेंट की जानकारी पहुंच जाए. ऑलराइट. नेक्स्ट इज कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक. आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स. तो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्सेज कर सकते हैं. सो इट इज़ जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन. अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाना हो, चाहे एज अ एथलीट, एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, तो आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल. आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कमेंटेटर बनना है तो कमेंटेटर बनने के लिए आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. अगर आपको कोच बनना है तो आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको टीम को कैसे हैंडल करना है. इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अगर आपको किसी टीम का हिस्सा बनना है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको जाना है,
तो आपको ऐसा नहीं कि दो प्लेयर के बीच में झगड़ा हो रहा है तो आप भी झगड़ने लगो, आपके पास इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कंडीशन के हिसाब से आपको ढल जाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एन एथलीट और आपको बोला है आज आपको चौथे नंबर पर नहीं 5वें नंबर पर बैटिंग करनी है, तो ऐसा नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलते आना चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इमोशंस, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीमली सैड हो जाओ, कभी एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाओ, आपके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस होने चाहिए। स्किल्स रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो हमने देखा है कि काफ़ी प्लेयर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में गाली गलौज करने लगते हैं या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस की कंडीशन में भी कैसे काम करना है। इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, आप तो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स में घुसा दिया, तो आप बन पाओगे क्या, कर पाओगे क्या ठीक से, नहीं। तो अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाना है तो ऑफकोर्स आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। गुड पर्सनालिटी एंड फिजिक, तो आपने किसी एथलीट को देखा जो बहुत ज़्यादा मोटा है, किसी कोच को देखा जो बहुत ज़्यादा मोटा है, नहीं ना, सब फिट होते हैं। तो गुड पर्सनालिटी और फिजिक होना चाहिए। एथलीट्स जब तक फिट नहीं होंगे, नीरज चोपड़ा को देखे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या फिजिक है, तो ये जो फिजिक होता है बहुत मेहनत से बनता है एंड इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन। एंड साउंड माइंड, आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये कप किस गेम से रिलेटेड है या ये गेम किस कप से रिलेटेड है, तो आपको पहचानते आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, जैसे कि अमृत दीवान कप, एशिया कप, यूरोपियन कप, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। फिर क्रिकेट से क्या क्या रिलेटेड है, तो बहुत सारे कप हैं, एशेस कप है, एशिया कप है, दियोदार ट्रॉफी है, तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि कौन सा कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देन देर इज फुटबॉल एंड गोल्फ, एंड देन देर इज हॉकी, हॉर्स रेसिंग, लॉन टेनिस, रोलिंग, टेबल टेनिस। तो इसके सामने मैंने लिख दिया है कि कौन सी ट्रॉफी या कौन सा कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज खेलो इंडिया प्रोग्राम। Now खेलो इंडिया प्रोग्राम was introduced by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि इंडिया में जो एथलीट्स हैं, इंडिया में जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको बहुत ही कम उम्र में पहचाना जा सके और उनको ट्रेन करा जा सके स्पोर्ट्स के लिए। So the event was inaugurated by Honorable PM Mr. Narendra Modi on 31st Jan 2018. It is a very important information कि इस इवेंट को इनॉग्रेट किसने करा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस डेट पर, 31 जनवरी 2018। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए कितना फंड एलोकेट करा है, 1756 करोड़। Now, the Khelo India Games were introduced to develop the sports culture in India at the grassroots level. Grassroots level का मतलब है निचले स्तर पर भी, गांव में भी, छोटे छोटे शहरों में भी खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो पहुंचे। The aim was to popularize all the sports as well. तो सारे ही इंडियन स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करना भी हमारा एम है इस गेम के थ्रू। इसमें दो कैटेगरीज होती है, अंडर 17 एंड अंडर 21। आप काफ़ी बार स्पोर्ट्स सेक्शन जो है न्यूज़पेपर का उसमें पढ़ते होंगे कि अंडर 17 में इसका सिलेक्शन हो गया या अंडर 21 में इसका सिलेक्शन हो गया। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम में भी ये दो कैटेगरीज होती हैं। एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम में अवार्ड्स किस तरीके से दिए जाते हैं, तो इसमें जो एक कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि वेदर इस पर्सन में उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं कि आगे जाके अच्छा कर सकता है, खेल सकता है या इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर सकता है। तो ये जो कमेटी है बहुत ही ग्रास रूट लेवल से, बहुत ही निचले लेवल से देखती है कि किस लड़के में या लड़की में या किस एथलीट में वो प्रतिभा है कि वो आगे बढ़ सकता है, तो उनको पहचानती है एंड फिर उनको अगले 8 सालों तक 5 लाख रुपए हर साल देती है ताकि वो अपने आप को और पॉलिश कर सकें। राइट, तो दोस्तों पहले इस प्रोग्राम का नाम था खेलो इंडिया स्कूल स्पोर्ट्स, जो बाद में जाके पड़ गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 8 Feb 2018 for under 17 in New Delhi, and second edition held as Khelo India Youth Games from 9th
to 20th January in 2018 in पुणे। तो इसमें हमने पहले डिस्कस करा है कि दो कैटेगरीज होती हैं, अंडर 17 एंड अंडर 21। तो अंडर 17 में 16 गेम्स खिलाए गए जिसमें 5000 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था फ्रॉम 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। एंड गवर्नमेंट ने 20 यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाई हैं जो प्रमोट करती हैं स्पोर्ट्स कल्चर को। एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं जैसे आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, शूटिंग, वॉलीबॉल, कबड्डी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एथलीट्स में प्रतिभा है आगे जाने की उनको प्रोत्साहन देना एंड ग्रास रूट लेवल से इन प्रतिभाओं को पहचानना। सो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड, जहाँ पे ये लोग खेलेंगे उसका डेवलपमेंट करना। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, लोगों को तो पहचान लिया है, एथलीट्स को तो पहचान लिया है कि ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनको कोचिंग देने के लिए कोचेस की ज़रूरत है, तो उन कोचेस की कम्युनिटी को बनाना। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, अब डायरेक्टली अगर हमको बहुत ही निचले लेवल से, ग्रास रूट लेवल से लोगों को लेना है तो डायरेक्टली हम नेशनल लेवल से तो नहीं कर सकते, छोटे छोटे लेवल से करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट लेवल सेंटर्स भी बने हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऑफकोर्स खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन मकसद तो यही है कि ऐसे लोगों को पहचानना जिनमें खेलने की एक प्रतिभा है और उन प्रतिभाओं को आगे ले जाना। फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में एक फिजिकल फिटनेस आए, फिजिकल फिटनेस उनकी लाइफ का भी पार्ट बने, तो ये भी एक कंपोनेंट है, एम है खेलो इंडिया प्रोग्राम का। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन होते हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वो होते हैं जो किसी तरीके की डिसेबिलिटी या फिर किसी तरीके के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। अब डिसेबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, या हो सकता है उनका पाँव खराब हो, हाथ खराब हो, दिखता नहीं हो, सुनाई नहीं देता हो, बोल नहीं पाते हो, तो ये सारी डिसेबिलिटी हैं। एंड डिसऑर्डर का मतलब होता है वो किसी तरीके की मेंटल डिसऑर्डर से वो पीड़ित हैं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम इन सारे बच्चों को भी प्रोत्साहन प्रोवाइड करता है। Annual sports competition, it provides platform to children to exhibit their talent for sports। तो लोग और जो बच्चे हैं वो अपने स्पोर्ट्स के प्रति जो भी उनका टैलेंट है वो दिखा सकें। दैट इज ऑल्सो खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक एम है। सपोर्ट टू रूरल स्पोर्ट्स इन द कंट्री, तो जैसे कि हमने बात करी थी कि इंडियन स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का, उसका भी एम खेलो इंडिया प्रोग्राम रखता है। एंड लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर विमेन, तो ऐसे स्पोर्ट्स को डेवलप करना जिसमें विमेन भी खेल सके, विमेन भी पार्टिसिपेट करें। हम जितना भी बोले कि विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी गैप है जिसको भरना बाकी है। हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट की इंडियन मेन टीम में कौन कौन है, लेकिन विमेन टीम में हम किसको किसको जानते हैं? कुछ ही नामों को। इसीलिए ये जो गैप है अभी भरना बहुत ज़्यादा बाकी है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हम विमेन के स्पोर्ट्स को भी बढ़ाएंगे एंड उनको आगे लेके जाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है।